नमस्कार, आपका स्वागत है द इटा शो में मेरे यानी ब्रजेश राजपूत के साथ। इस शो में हम आपको वो खबर दिखाएंगे जिनको विस्तार से जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या कुछ आज हम आपको दिखाएंगे, उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ सबसे पहले साझा करता हूँ। शो की शुरुआती पीएम मोदी के चुनाव प्रचार के साथ। आप सोच रहे होंगे कि आज पीएम मोदी के प्रचार में क्या अलग था, तो वो था एक दिन में पूर्वांचल के 4 क्षेत्रों में प्रचार करना। पूर्वांचल कितना जरूरी है बीजेपी के लिए, आपको बताएंगे। शो की दूसरी खबर है स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई, जिनके साथ मारपीट हुई, लेकिन उनके ही पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या है इस चुप्पी का कारण, उस पर हम आपसे बात करेंगे। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी। आज जब हम इस शो को लेकर मीटिंग कर रहे थे तो हमारी टीम ने इस पर विचार किया कि आखिर छत्तीसगढ़ के नेताओं को प्रचार के लिए बीजेपी ने ओडिशा क्यों भेजा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर प्रचार करने के क्या फायदे होते हैं मुख्यमंत्री के, ये हम आपको बताएंगे। चौथी खबर है बिल्कुल छत्तीसगढ़ जैसी, लेकिन है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से जुड़ी हुई। जो झारखंड पहुंचे, वहां उन्होंने एक ही मंच से कई भ्रष्टाचारी नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। पांचवी खबर है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान से जुड़ी। यदि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतकर दिल्ली जाते हैं तो क्या कार्तिकेय चौहान का राजनीतिक करियर शुरू हो सकता है। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में कुछ उपचुनाव भी होंगे, इनमें किसका करियर दांव पर होगा आपको दिखाएंगे आगे। छठवीं खबर है माधवी राजे सिंधिया की। आज वो पंचतत्व में विलीन हो गई। बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका अंतिम संस्कार किया। देश में अब 5वें चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वें दौर के वोट वाले इलाकों में प्रचार को पहुंच जाएं तो इस पर सवाल तो उठेंगे। मगर बीजेपी के रणनीतिकारों ने उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सीटों पर मोदी को प्रचार पर इसलिए उतार दिया क्योंकि पिछली बार यहां सपा और बसपा का बड़ा जोर था। डॉक्टर मोहन यादव को एमपी का सीएम क्यों बनाया गया है, इसका राज भी पीएम ने आज पूर्वांचल के दौरे पर ही खोला। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन पूर्वांचल, 5वें चरण के पहले 6वें चरण की तैयारी। एक दिन में 4 सीट पर पीएम का मेगा शो। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव 20 मई को होने हैं, जिसमें 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा। लेकिन 5वें चरण के चुनाव प्रचार से पहले पीएम मोदी 6वें चरण की सीटों पर क्यों प्रचार करने लगे। दरअसल पीएम ने गुरुवार को 6वें चरण की 4 सीटों पर प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर और भदोही पहुंचे। एक दिन में पीएम ने 6वें चरण की 4 सीटों पर प्रचार किया, जबकि इससे पहले यूपी में 5वें चरण के लिए अवध और बुंदेलखंड के इलाकों में वोटिंग होनी है। पीएम ने लेकिन पूर्वांचल के रण में उतरना बेहतर समझा। दरअसल बीजेपी 2019 में पूर्वांचल एक छत्र राज कायम नहीं कर पाई थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से पूर्वांचल की कई सीट पर बीजेपी हार गई थी। बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, इसलिए पूर्वांचल जरूरी है। लोकसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की सीटों पर चुनाव है, इसलिए पीएम मोदी का पूरा फोकस पूर्वांचल के इलाकों की सीटों पर है, क्योंकि खुद भी वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगाना पीएम मोदी चाहते हैं। पीएम ने जिन पूर्वांचल की सीट पर प्रचार किया है, उनमें से 3 सीट बीजेपी के पास है। आपको ये बता दें कि फिलहाल प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता बीजेपी के, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव बीजेपी के, जौनपुर से श्याम सिंह यादव बीएसपी के, तो वहीं भदोही से रमेश चंद्र बीजेपी से सांसद हैं। आजमगढ़ में पीएम मोदी ने सीएए और एनआरसी पर खुलकर अपनी बात रखते हुए माफियाओं को मैसेज दिया कि पीएम मोदी और योगी अपनी स्टाइल में ही काम करेंगे। कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के
सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते। पीएम ने यूपी के दौरान ये भी क्लियर कर दिया कि आखिर उन्होंने मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को सीएम क्यों बनाया। और हम युद्धवंश का महात्मा देखिए, अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। यानी उन्होंने यादव वोटर्स को भी मैसेज दिया है कि यादवों की राजनीति केवल अखिलेश यादव परिवार तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस कदर है कि बच्चे तक उनके मुरीद हैं। जौनपुर की रैली में एक छोटा बच्चा पीएम मोदी का स्केच बनाकर पहुंचा, जिसके बाद पीएम ने अपना भाषण रोककर मंच से ही बच्चे के स्केच की तारीफ की और कहा कि बहुत बढ़िया स्केच बनाया है। इसके बाद पीएम ने बच्चे से लेटर लिखने का वादा भी किया। बेटे थोड़े आगे आ जाओ, तुम बेटा आगे आ जाओ थोड़ा, जरा एसपी जी वाले आप उसको बेचारे को परेशान मत करो। देखिए कितना बढ़िया स्केच बना के लाया है, वाह। खुद बनाते हो बेटा, खुद बनाते हो हैं? तो अच्छा पीछे तुम्हारा नाम लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम पता लिखा है? हाँ तो मैं चिट्ठी लिखूंगा तुझे। देखिए तुम इतना अच्छा बनाते हो तो पढ़ाई भी उसी में करना, तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे, करोगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत के बाद जौनपुर में इमरती बटेंगी। 4 जून को जौनपुर में इतनी इमरती बटेगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पूर्वांचल के इलाके में कुल 26 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 में बीजेपी पूर्वांचल की 26 में से 17 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही थी और 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस को मिली थी। 7 लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी जीतने में कामयाब रही थी। सीएम योगी, पीएम मोदी लहर के बावजूद बीजेपी पूर्वांचल को पूरी तरह से फतेह नहीं कर पाई थी। इसलिए इस बार किसी तरह की कोई गुंजाइश पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे मोदी ने पूर्वांचल की इन 4 सीटों पर प्रचार में सीएए और एनआरसी पर खुलकर अपनी बात रखी। मोदी जानते हैं कि सपा बसपा के प्रभाव वाली इन सीटों पर ध्रुवीकरण वाला फैक्टर थोड़ा भी चल गया तो बीजेपी की पिछली बार से ज्यादा सीटें आनी इस बार तय है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली के सीएम हाउस में हुए कथित दुर्व्यवहार का मामला ठंडा नहीं पड़ रहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज भी इस मुद्दे पर कई बार सवाल करने के बाद भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में केजरीवाल के पीए विभव कुमार को नोटिस देकर बुलाया है। केजरीवाल को परेशान करने वाला ये मामला आज दिन भर गर्म रहा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपनी ड्यूटी करें, आप अपनी ड्यूटी करें। आप नहीं बता सकते, प्लीज साइड होइए, साइड होइए, प्लीज। नो, यू कैन नॉट मीट। वो आवाज थी देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की। वो आवाज बनी देश की महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए। आप जाइए मैडम, उधर से पीछे जाइए ना, गमले बन के खड़ी हुई है। ले उठा के चलिए, आराम से मैडम, आराम से। वो अनशन पर बैठी देश की महिलाओं की आवाज बनने के लिए, लेकिन जब बारी आई उस महिला की आवाज बनने की तो उसके अपने सीएम सुनिए कैसे चुप हो गए। रिपोर्टर ने सवाल किया कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आपका क्या कहना है, तो सीएम केजरीवाल ने कुछ ना कहते हुए इस तरह माइक आगे संजय सिंह के पाले में खिसका दिया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में
केजरीवाल से लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं कई बार स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल किया गया। हर पत्रकार चाहता था कि स्वाति मालीवाल पर उनके सीएम केजरीवाल कुछ तो बोलें। वो चुप रहे, मानो जैसे अपने पीए विभव कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हों। जब हाथ में माइक आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के आया तो वो इसको बीजेपी की राजनीति बताने लगे। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना। जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। एक महिला की सुरक्षा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राजनीति लग सकती हो, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं से तो आप उम्मीद कर सकते हैं ना कि वो स्वाति मालीवाल की आवाज बनेंगे। जब स्वाति मालीवाल को इंसाफ दिलाने की बात अखिलेश यादव से की गई तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला था। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे से ज्यादा जरूरी दूसरे मुद्दे हैं। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। ये वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री के सपने देखते हैं, लेकिन अपनी नेता को इंसाफ दिलाने के नाम पर मौन हो जाते हैं। केजरीवाल क्यों मौन है, उसका एक नजारा आप इस तस्वीर में देख लीजिए। दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं। नीले रंग की शर्ट में नजर आ रहा शख्स विभव कुमार है। मतलब आरोपी को लेकर केजरीवाल साथ घूमते हैं और महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब इस मामले में पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पहुंच गई है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वाति मालीवाल के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए विभव कुमार को तलब किया। महिला आयोग ने विभव को नोटिस जारी कर उन्हें शुक्रवार को पेश होने का निर्देश दिया है। अब आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 112 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में पिटाई के आरोप थे। बुधवार को मालीवाल के घर संजय सिंह पहुंचे। स्वाति और संजय सिंह के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। तो हम सब जानते हैं कि इस पार्टी में किस तरह से क्या कुछ होता रहता है और उनके आपसी रिश्ते कैसे बदलते रहते हैं। जहां तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे। मैं जानती हूं कि मैं खुद भुगती हूं। निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। ऐसे में पुलिस के लिए जरूरी है कि स्वाति का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। इस मामले में लिखित शिकायत कार्रवाई के लिए जरूरी होती है। पुलिस चाहे तो महिलाओं की शिकायत अपने विवेक के अनुसार भी कर सकती है। हालांकि विभव के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन चुनावों के बीच ये मामला आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बनकर खड़ा हुआ है। वैसे इस मामले को केजरीवाल की जमानत और उनको जमानत दिलाने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सिंघवी को जमानत दिलाने के इनाम में स्वाति की राज्यसभा सीट खाली कराकर दी जा रही है। उसी बात पर स्वाति और विभव कुमार में कथित तौर पर जमकर झगड़ा हुआ, जिसकी शिकायत दिल्ली पुलिस में करने की कोशिश भी की गई और विवाद इतना बढ़ा। फिलहाल तो स्वाति की चुप्पी ने इस पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों मिशन ओडिशा पर हैं। आदिवासी बहुल राज्य ओडिशा में साय लगातार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके बहुत करीबी सहयोगी वीके पांडियन पर चुनावी सभाओं में प्रहार कर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में साय ने ओडिशा में 8 सभाएं की। साय के अलावा उनके मंत्रिमंडल के 4 से ज्यादा मंत्री ओडिशा के प्रचार में हाथ बटा रहे हैं। साय मंत्रिमंडल के ओडिशा दौरे के क्या है मायने, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। संगठन के लिए काम कैसे किया जाता है वो इन दिनों छत्तीसगढ़ की सरकार से सीखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने के बाद वहां के बीजेपी नेता खाली नहीं बैठे हैं, बल्कि वो निकल पड़े हैं पड़ोसी राज्य ओडिशा की ओर, जहां वो लगातार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। खुद सीएम विष्णुदेव साय और उनका मंत्रिमंडल लगातार ओडिशा के छोटे छोटे कस्बों में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है। सीएम विष्णुदेव साय के ओडिशा जाने से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? दरअसल साय आदिवासी समाज से आते हैं। ओडिशा भी आदिवासी बाहुल इलाका है।
ऐसे में वो बीजेपी के पक्ष में बड़ा वोट बैंक इकट्ठा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या है। ओडिशा में 22.84% एसटी जनसंख्या है। देश की आबादी की 9.20% आदिवासी जनसंख्या ओडिशा में है। विष्णुदेव साय पिछले 4 दिनों से ओडिशा में ही सभाएं कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने सुंदरगढ़ लोकसभा के अंतर्गत बाली संकरा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम विष्णुदेव साय इस दौरान सीएम नवीन पटनायक पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री उड़िया भाषा में बात तक नहीं कर पाते, सिर्फ नमस्ते करते हैं। तो 24 साल से शासन करने वाला मुख्यमंत्री को उड़िया नहीं सीखना चाहिए क्या? सीखना चाहिए ना। तो वैसे मुख्यमंत्री को इस बार उखाड़ के फेंकिए, बीजेपी को उखाड़ के फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से उड़ीसा का तेजी से विकास होगा, बहुत तेजी से। सीएम साय यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पटनायक को मोहरा भी बताया। हमको तो पता चला है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम से नवीन पटनायक जरूर हैं, लेकिन सरकार चलाने वाला कोई दूसरा है। आज जो गोड़िया नहीं बोल सकता वो आपसे कैसे मुलाकात करेगा, कैसे आपकी भावना को समझेगा? आपको बता दें कि विष्णुदेव साय ओडिशा में 4 चुनावी सभा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है और आप किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं? देखिए, 7 मई को छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो गया है। उसके बाद बहुत से लोग, हमारे मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम सब उड़ीसा में लगे हैं और हम भी आज चौथा दिन है। इसके पहले 3 दिन आ चुके हैं, आज चौथा दिन है और अभी दूसरी सभा यहाँ पर हुई है बीजेपुर में। अभी एक और सभा है आपका क्या लोकसभा है, बलांगीर लोकसभा में। तो 4 दिन में अनेकों सभा अटेंड किया और हम कह सकते हैं अपना व्यक्तिगत अनुभव, जिस तरह से सभाओं में अपार जन सैलाब उमड़ रहा है और जो उत्साह है उन लोगों में, तो निश्चित रूप से इस बार यहाँ पर प्रदेश में परिवर्तन होगा। उनके अलावा भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के कई मंत्रियों को ओडिशा में प्रचार की जिम्मेदारी दी हुई है, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, प्रेम प्रकाश पांडे, शिवरतन शर्मा के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार प्रदेश के बाहर प्रचार में जुटे हुए हैं। झारखंड के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवारवाद पर खूब प्रहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण की परंपरा का योद्धा और नेता बताया। क्या है झारखंड का मोहन यादव कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी में भी चौथे चरण के चुनाव होने के बाद नेताओं के हाथ में दूसरे राज्यों की कमान है। वो कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके बीजेपी को दूसरे राज्यों में मजबूत किया जाए। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इन दिनों दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। गुरुवार को वो झारखंड के कोडरमा पहुंचे, जहां एक दिन पहले विपक्षियों की सभा भी हुई थी। मोहन यादव ने विपक्षियों की सभा होने के कारण कहा कि जगह अपवित्र हो गई है। मुझे मालूम है कि कल हमारे विरोधी दलों की सभा इसी स्थान पे हुई थी, लेकिन जैसे अपवित्र चीज को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिटकना पड़ता है, ऐसे आपके सबके यदुवंशियों के चरण धरे तो सारी की सारी चीजें अपवित्र से पवित्र हो जाती है। मैं ये पक्का गारंटी ले सकता हूं। मोहन यादव ने कहा कि कृष्ण के बाद मोदी हैं जिन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारा है। आपने 2014 में वोट दिया और वोट क्या दिया? आपने नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करके जो कमल खिलाया कि दुश्मन के घर में जाकर के मार करके ठिकाने लगाया कि नहीं लगाया? अपने कंस को घर में घुस के मारा था 5000 साल पहले। कंस बहुत ताकतवर था, कितने अपराध किए, वसुदेव देवकी दोनों को जेल में डाल दिया। कुर्सी के लिए क्या क्या करते हैं लोग, ये उस समय का भी उदाहरण था।
लेकिन ये यदुवंशी ने सारे कष्टों को एक झटके के साथ हाथ के मुक्के से मार करके कंस का अंत किया था। हमारे लिए वो रिकॉर्ड भी याद है। सीएम यादव ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि सालों से सिर्फ एक ही परिवार का बोलबाला था, लेकिन पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास किया। और लोकतंत्र में हर एक को खड़े होकर के वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, एक ही परिवार का बनेगा तो क्यों बनना चाहिए, और परिवार के बनते तो ये गलतियां होती कि नहीं होती। आप बताओ, 1000 करोड़, अरे नोट की मशीनें खराब हो गई गिनते गिनते। ये बेईमानों को शर्म नहीं आ रही? ये सारे इतना झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। कोई नौकर के पास मिल रहा है, कोई चाकर के पास मिल रहा है, और तो और पहली बार ऐसा हुआ आपके तो मुख्यमंत्री अंदर चले गए। बताओ ये कौन सी दुनिया है। सीएम यादव ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और केजरीवाल पर भी सवाल उठाए। और एक बड़े वाले और दिल्ली में जो आए तो जमानत पे, लेकिन क्या कह रहे हैं, अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो मुझे फिर जेल भेज देंगे। अरे कर्म ही ऐसे क्यों करते भैया कि जेल जाना पड़े? जरा समझाओ तो सही इनको। काम ऐसा करोगे और जेल जाने से डरोगे? सीएम यादव लगातार ऐसे दौरे कर रहे हैं और माना जा रहा है कि यादव वर्ग से आना एक बड़ा कारण है कि उनको उन लोकसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है जहां यादव वोटर्स ज्यादा हैं। बीजेपी के संगठन की खास बात यह है कि वो क्षेत्रवाद और परिवारवाद से बाहर निकलकर पार्टी के लिए काम करते हैं, जिससे कई किलोमीटर दूर बैठे नेता भी एक दूसरे के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भोपाल से लेकर दिल्ली और दूसरे चुनावी राज्यों के दौरे बता रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति में उनका कद पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे उनका ओबीसी चेहरा और यादव फैक्टर तो काम कर ही रहा है। इसके अलावा उनका हंसते मुस्कुराते भाषण देने का अंदाज भी जनता को पसंद आ रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, मगर इसके बाद प्रदेश में उपचुनावों की चर्चा भी शुरू हो गई है। कुछ सीट तो विधायक के सांसद बनने से खाली होंगी, तो कुछ सीटों पर कांग्रेस के विधायकों के पाला बदलने से चुनाव की चपेट में आ जाएंगी। किन सीटों पर लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव होंगे और कौन हो सकता है संभावित उम्मीदवार? क्या इसमें कार्तिकेय चौहान का भी नाम है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 29 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। परिणाम आने के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के नेता उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 3 सीटों पर तो तय माना जा रहा है। साथ ही चुनाव लड़ रहे विधायक अगर सांसद बन गए तो उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़ सकती है। शिवराज जीते तो बुधनी से चुनाव लड़ेंगे कार्तिकेय। विदिशा से यदि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतते हैं तो बुधनी विधानसभा पर चुनाव होगा। तो सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इसे शिवराज के गढ़ का हस्तांतरण माना जाएगा, यानी आलाकमान के लिए उम्मीदवार का चयन मुश्किल होगा। 3 सीटों पर तय है उपचुनाव। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 3 कांग्रेस विधायकों ने कुछ दिन पहले ही पाला बदला है। तीनों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। अमरवाड़ा, बीना और विजयपुर में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव होंगे। हालांकि रामनिवास रावत ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही वो इस्तीफा दे देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। विधायक भी लड़ रहे लोकसभा का चुनाव। मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं। मरकाम डिंडोरी से विधायक हैं। उधर उज्जैन लोकसभा से तराना विधायक महेश परमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक कुंदेलाल मार्को मैदान में हैं। सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनाव लड़ाया है। भिंड से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हैं, जो कि भांडेर से विधायक, यानी इन उम्मीदवारों ने चुनाव जीता तो उपचुनाव फिर होंगे। मिलाकर 7 ऐसी सीटें मानी जा रही हैं जिन पर उपचुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह वाली सीट और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली सीट पर भी राज्यसभा के लिए उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाले क्षेत्र बुधनी, जहां से वो विधायक हैं, अगर वो विदिशा से लोकसभा जीतते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें केंद्र में स्थान मिलेगा।
और ऐसे में बुधनी से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा ये अहम होगा। क्या उनके बेटे कार्तिकेय को ही पार्टी प्रत्याशी बनाएगी या किसी दूसरे नाम पर विचार करती है। उधर उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, ये भी सुन लीजिए। अब ये दिलचस्प होगा कि जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ नारा लगाती रही है वो किसको टिकट देगी बुधनी में, ये देखना दिलचस्प होगा। अब उपचुनाव में प्रत्याशी कौन होगा ये भाजपा में नेतृत्व तय करता है, भाजपा का संगठन तय करता है। अब परिवारवाद के आधार पे तो कोई भाजपा में टिकट मिलते नहीं है। भाजपा में तो उस व्यक्ति को टिकट मिलता है जो जनता के बीच में सक्रिय रहता है, समाज सेवा करता है, जन सेवा करता है, भाजपा के लिए काम करता है, जनता के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भाजपा संगठन जो जनता की पसंद होगा, जनता में लोकप्रिय होगा, टिकट देगी। यानी लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटें विधानसभा में खाली हो जाएंगी। 4 जून के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव का शोर कुछ सीटों पर कुछ महीनों के बाद फिर से सुनाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का गुरुवार शाम करीब 5 बजे ग्वालियर में अंतिम संस्कार किया गया। इसके लिए शहर के थीम रोड स्थित अम्मा महाराज की छत्री परिसर में तैयारियां की गई थीं। इससे पहले गुरुवार को राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर नई दिल्ली निवास पर अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा गया था। ग्वालियर की सड़कों पर इकट्ठा ये हजारों लोग आखिरी बार अपनी राजमाता को देखने आए। वो अपनी महारानी को विदा करने सड़कों पर उतरे हैं। चाहते हैं कि वो आखिरी वक्त सिंधिया राज परिवार के साथ खड़े रहें। लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि माधवी राजे सिंधिया सिर्फ उनकी राजमाता नहीं बल्कि लोगों के लिए परिवार का अहम सदस्य थी। मंत्रोच्चारण के बीच धार्मिक कर्मकांड पूरे हुए। वहीं अम्मा महाराज की छतरी पर राजमाता माधवी राजे का राजसी परंपरा से अंतिम संस्कार किया गया। बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए महल में रखी गई। माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अनेक विपक्ष के नेता शामिल हुए। अब बात चलते चलते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खटाखट वाले बयान की। दरअसल प्रतापगढ़ में उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर खूब तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि ये सोचते हैं कि भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएगा और पूछो कैसे बनेगा तो कहते हैं खटाखट। मोदी यही नहीं रुके, आगे बोले अब 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। कैसे? खटाखट। बलि के बकरी को खोजा जाएगा, खटाखट। शाहजादे चाहे लखनऊ वाले हों या दिल्ली वाले, गर्मी की छुट्टियों में विदेश पर निकल जाएंगे, खटाखट। आइए आपको सुनवाते हैं मोदी का ये खटाखट वाला बयान। देश का विकास अपने आप होगा और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। चलते चलते हम आपको ऐसे ही और चुनावी रंग आगे भी दिखाते रहेंगे।